नमस्कार प्यारे साथियों। तो साथियों, यूजीसी नेट के बैच में मैं आज सिलेबस में जो 8वीं यूनिट है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया उसको शुरू कर रहा हूं। तो यूजीसी नेट जेआरएफ और सेट के सिलेबस में यूनिट नंबर 8 या इकाई 8 ये है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया भारत से संबंधित यूनिट है, इकाई है, यानी टोटल जो 10 यूनिट है उसमें 8वीं यूनिट है। ये आपके सिलेबस में सेट का हो या फिर नेट जेआरएफ का हो, इन दोनों में पॉलिटिकल साइंस में 10 यूनिट डाल रखे, तो उसमें 8वीं यूनिट है ये। और 8वीं यूनिट का जो पहला टॉपिक है, 8वीं यूनिट का पहला जो टॉपिक है वो है राज्य, अर्थव्यवस्था, विकास। राज्य, अर्थव्यवस्था, विकास, ये आपका पहला टॉपिक है। और ये राज्य, अर्थव्यवस्था और विकास ये भारत के संदर्भ में पूछा गया है। अभी जो पहला टॉपिक है इसके अंतर्गत भी 3-4 टॉपिक डाले हुए हैं, जैसे भारत के राज्य की प्रकृति, भारत में आर्थिक विकास, नवीन आर्थिक नीति, वृद्धि और मानव विकास, ऐसे करके 3-4 टॉपिक इसके अंतर्गत, यानी पहला जो यूनिट 8वीं यूनिट का जो पहला टॉपिक है इसमें 3-4 सब टॉपिक डाले हुए हैं। तो ये जो सब टॉपिक है इसमें से पहला टॉपिक आज मैं शुरू करता हूं, भारत राज्य की प्रकृति। भारत राज्य की प्रकृति, यानी टॉपिक ये डाला हुआ है कि राज्य की प्रकृति। और राज्य की प्रकृति, जब भारत में राजनीतिक प्रक्रिया पूछी गई है तो हम किस राज्य की प्रकृति की बात करेंगे? भाई भारतीय राज्य की प्रकृति की ही तो बात करेंगे हम। तो भारतीय राज्य की प्रकृति, आप सभी को विदित है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। और आज़ादी के बाद में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के सदस्य विचार विमर्श करते हैं भारत की प्रकृति को लेकर कि भारत की प्रकृति कैसी हो। काफी वाद विवाद होता है। यानी जो संविधान सभा बनी थी भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए, तो उस संविधान सभा में काफी बहस होती है, काफी वाद विवाद होती है भारतीय प्रकृति को लेकर। कोई किसी का सुझाव है कि भारत है वो लोकतांत्रिक राज्य हो, किसी का सुझाव था कि भारत समाजवादी राज्य हो, किसी का सुझाव था भारत उदारवादी राज्य हो, है ना। किसी का सुझाव था कि भारतीय में संसदीय व्यवस्था हो, कुछ का विचार था कि भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो। तो इस तरह स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रकृति को लेकर या भारतीय राज्य की प्रकृति को लेकर काफी वाद विवाद रहा, काफी वाद विवाद रहा। लेकिन वाद और विवाद के बावजूद भी जो सभी राजनीतिक थे उनकी एक बात पर सहमति थी, और वो सहमति थी विकास का विचार। तो एक बात पर तो सभी राजनीतिकों की सहमति थी, और वो बात थी विकास का सिद्धांत। राजनीतिकों की सहमति थी, और ये किस बात पर सहमति थी कि विकास का विचार, अर्थात भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी भी रख लो, लेकिन विकासात्मक होनी चाहिए, यानी विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि औपनिवेशिकता के दौर से भारत गुजर चुका है, भारत पिछड़ चुका है, भारत का पतन हो चुका है इस औपनिवेशिकता की वजह से। विदेशी शासन ने भारत का शोषण कर लिया है, भारत विकास की दृष्टि से पूरी तरह से पिछड़ गया है। यानी भारत के सामने अब जो मुख्य लक्ष्य है वो है विकास का, वृद्धि का, विकास का, वृद्धि का। तो राज्य की प्रकृति को लेकर काफी वाद विवाद रहा, लेकिन एक बात पर सभी की सहमति होती है, और वो है विकास का विचार। अर्थात कैसा भी राज्य हो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका उद्देश्य होना चाहिए विकास। उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। तो इस तरह स्वतंत्रता के बाद से हम बात करें
स्वतंत्रता के बाद से लेकर वर्तमान तक जो भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, इसमें काफी कुछ परिवर्तन आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन आता है, काफी कुछ परिवर्तन आते हैं, और इससे जो नीति प्रतिमान थे उनमें भी परिवर्तन आए। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन आए, इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के जो नीति प्रतिमान थे उनमें भी परिवर्तन देखने को मिला है। जैसे हम बात करें कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय जो लक्ष्य रखा गया भारतीय अर्थव्यवस्था का, वो भारतीय समाजवाद से रखा गया था, और फिर धीरे धीरे इस क्षेत्र में परिवर्तन होता आया। भारत का जो समाजवाद था वो समाजवाद धीरे धीरे उदारवाद की तरफ बढ़ता गया, और 1991 के बाद में वही भारतीय समाजवाद भारतीय व्यापारिक उदारवाद में बदल गया। तो इस तरह भारत की जो प्रकृति है उसके नीति प्रतिमानों में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है। यानी कैसे परिवर्तन आया कि भारतीय समाजवाद से भारत क्या बन गया, भारत व्यापारिक उदारवाद में बदल जाता है। इतना कुछ परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिलता है। यानी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया, और मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार करके भारत में समाजवादी राज्यों की स्थापना का प्रयास किया। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे 1991 तक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, और 1991 में नव उदारवाद की जो आर्थिक नीति थी उसके दबाव में भारत ने वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण को स्वीकार कर लिया, और एक नई आर्थिक नीति को स्वीकार कर लिया जिसको भारतीय उदारवाद, व्यापारवाद के नाम से भी जानते हैं। इस तरह भारत की जो अर्थव्यवस्था के नीति प्रतिमान हैं इसमें हमें परिवर्तन देखने को मिले हैं। आज़ादी से लेकर वर्तमान तक की हम बात करें, यानी 1950 से लेकर 1991 तक का जो काल है, इस काल में हम भारत की बात करें तो इस काल में भारत में नियोजित आर्थिक व्यवस्था थी। नियोजित आर्थिक व्यवस्था को स्वीकार किया गया था, और इसके लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी। और पंचवर्षीय योजनाओं में नियोजित आर्थिक व्यवस्था को स्वीकार किया गया, अर्थात हर कार्य को नियोजित रूप से पहले से प्लान करके, पहले से योजनाबद्ध करके सुचारू रूप से किया गया था। और ये जो नियोजित आर्थिक व्यवस्था थी, इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इस तरह 1950 से लेकर 1991 तक के काल की हम बात करें तो इस समय भारत में नियोजित आर्थिक अर्थव्यवस्था का मॉडल था, जिसको प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वीकार किया गया था या शुरू किया गया था। 1991 के बाद की हम बात करें तो भारत में एक नई आर्थिक नीति स्वीकार की जाती है, और ये जो नई आर्थिक नीति थी इसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को स्वीकार किया जाता है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को स्वीकार कर लिया जाता है। और ये जो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण है, इसको LPG के नाम से भी जाना जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। LPG के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखो साथियों,
हमारा नेट का जो बैच ये चल रहा है प्री रिकॉर्डेड बैच है, अर्थात इसमें डेली आपको क्लास पहले से रिकॉर्ड करके अपलोड की जाती हैं। सभी क्लासें नवीन हैं, डेली ये रिकॉर्ड की जाती हैं, डेली ही आपको अपलोड की जाती हैं। इसके संबंध में किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है साथियों, तो आपके पास चैट पर ऑप्शन है, वो ऐप पर चैट का ऑप्शन है, तो वहाँ आप अपनी समस्या डाल दीजिए और जो जो आपकी समस्याएं होंगी, जो कुछ नहीं समझ में आएगा आपको, तो उसकी हम शनिवार को डाउट सॉल्व क्लास रख लेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। वैसे मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो ऐसा मैं छोड़ूंगा ही नहीं कि आपको कुछ नहीं समझ में आए, है ना। मैं बिल्कुल आसान भाषा में लेकर चलूंगा, हर बात में क्लियर करते हुए चलूंगा। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या है, नहीं समझ में आता है, तो आप चैट पे अपनी समस्या शेयर कर सकते हो। चैट पे कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हो, जो नंबर मैंने आपको दे भी रखे हैं। ठीक है साथियों, तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपना ली गई 1991 के बाद। तो इस तरह भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, इसके नीति प्रतिमानों में काफी कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो नीति प्रतिमान है, नीति प्रतिमान का मतलब है कि अर्थव्यवस्था के मॉडल, अर्थव्यवस्था का मॉडल, प्रतिमान का अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य करेगी। तो नीति प्रतिमानों में काफी परिवर्तन आए, लेकिन एक चीज फिक्स रही, वो था विकास। यानी सभी राजनीतिकों का जो प्रमुख लक्ष्य था, यानी कोई भी प्रधानमंत्री बना हो, किसी भी पार्टी की सरकार आई हो, सभी प्रमुख राजनीतिकों का जो प्रमुख लक्ष्य रहा वो विकास रहा। प्रमुख लक्ष्य क्या रहा साथियों? विकास रहा। अर्थात विकासात्मक राज्य भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह भारतीय राज्य की हम प्रकृति की बात करें, भारतीय राज्य की प्रकृति की हम बात करें, तो भारतीय राज्य की जो प्रकृति है वो तीन तरह की है साथियों, तीन प्रकार की है या तीन तरह की है। पहला भारतीय राज्य लोकतांत्रिक राज्य है। भारतीय राज्य लोकतांत्रिक राज्य है, पहली प्रकृति। भारत कैसा है? लोकतांत्रिक है। दूसरी प्रकृति साथियों, भारतीय राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य है, दूसरी प्रकृति साथियों। तीसरी जो प्रकृति है साथियों, वो है विकासात्मक राज्य, विकासात्मक राज्य। अर्थात भारत का जो राज्य है उसकी प्रकृति लोकतांत्रिक है, लोक कल्याणकारी है, विकासात्मक है। और ये जो विकासात्मक राज्य है, इनको गार्डन व्हाइट ने, एक विद्वान है गार्डन व्हाइट, इन्होंने तीन तरह के विकासात्मक राज्यों में आंतरिक विभेदन किया है। विकासात्मक राज्यों में आंतरिक विभेदन किया है। तो गार्डन व्हाइट ने साथियों तीन तरह के विकासात्मक राज्यों में आंतरिक विभेदन किया है। और ये तीन तरह के विकासात्मक जो राज्य जिनमें इन्होंने आंतरिक विभेदन किया है, उनकी हम बात करें तो लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य, लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य साथियों भारत, जैसे भारत। उदाहरण इसका हम ले सकते हैं जैसे भारत। दूसरे तरह का जो विकासात्मक राज्य इन्होंने बताया है, वो बताया है साम्यवादी विकासात्मक राज्य। साम्यवादी विकासात्मक राज्य जैसे चीन, जैसे साथियों चीन। और तीसरा प्रकार इन्होंने बताया है गैर लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य, गैर लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य, जैसे दक्षिणी कोरिया।
गैर विकासात्मक लोकतांत्रिक राज्य जैसे दक्षिण कोरिया। इन 3 तरह के विकासात्मक राज्यों में गॉर्डन व्हाइट ने आंतरिक विभेदन किया है। अब हम भारत के राज्य की प्रकृति की बात कर लेते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया कि भारत की जो राज्य की प्रकृति है उसके 3 रूप हम बता सकते हैं या 3 रूपों में बांट सकते हैं। लोकतांत्रिक राज्य, कल्याणकारी राज्य और विकासात्मक राज्य। लोकतांत्रिक राज्य, कल्याणकारी राज्य और विकासात्मक राज्य। अब ये जो तीनों रूप हैं भारतीय राज्य की प्रकृति के, इन तीनों रूपों को समझने का प्रयास करते हैं कि भारत क्यों लोकतांत्रिक है, भारत क्यों कल्याणकारी है, भारत क्यों विकासात्मक राज्य है। अर्थात ऐसे कौन से प्रावधान हैं, ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो भारत को लोकतांत्रिक सिद्ध करती हैं, जो भारत को कल्याणकारी सिद्ध करती है, जो भारतीय राज्य को विकासात्मक राज्य सिद्ध करती है। तो तीनों को लेकर हम चलते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं लोकतांत्रिक राज्य के रूप में भारत की प्रकृति। लोकतांत्रिक राज्य के रूप में भारत की प्रकृति, तो पहला हम ये ले लेते हैं कि भारत को लोकतांत्रिक राज्य क्यों है, क्या प्रावधान है, कौन सी योजनाएं हैं जिनकी वजह से भारत लोकतांत्रिक राज्य है। तो भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, इस संविधान में भारत को उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य के रूप में स्थापित किया गया है। इस संविधान में, भारतीय संविधान में भारत को उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य के रूप में स्थापित किया गया है। यानी संविधान में जो विशेषताएं हैं, संविधान के जो अनुच्छेद व प्रावधान हैं, ये भारत को कैसा राज्य घोषित करते हैं? उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य घोषित करते हैं। जैसे भारत के संविधान का जो भाग 3 है, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, ये भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। देखो साथियों, यहाँ मैं अनुच्छेदों पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अनुच्छेदों पर जब हम बात करते हैं, जब हम संविधान पढ़ते हैं, वहाँ मैं प्रत्येक अनुच्छेद पर फुल डिटेल से बात करूँगा। यहाँ मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। संविधान के भाग, संविधान के अनुच्छेद, संविधान की अनुसूचियाँ, जब हम संविधान पे चर्चा करते हैं तब वहाँ फुल डिटेल से चर्चा करते हैं। यहाँ मैं नहीं करूँगा ज़्यादा चर्चा। यहाँ मैं आपको केवल इतना समझाऊँगा कि लोकतांत्रिक राज्य क्यों है ना, वो वहाँ तक मैं समझाऊँगा। आप सोचोगे कि संविधान में तो कुछ बताया नहीं, तो वो चीज़ तो हम अलग से, आपकी एक यूनिट है, अलग से एक यूनिट है भारत में राजनीतिक संस्थाएं। तो भारत में राजनीतिक संस्थाएं वाली जो यूनिट है उसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही है, पूरा संविधान है। पढ़ेंगे एक एक अनुच्छेद को, उस यूनिट को जब पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि अभी तक जो हमने संविधान पढ़ा था वो कुछ भी नहीं पढ़ा था। अब एक फुल डिटेल हमें प्राप्त हो रही है, लगेगा कि पूरा संविधान हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की हम बात करें भारतीय संविधान के, तो ये भाग 3 में समाहित है और यहाँ मौलिक अधिकार उल्लेखित है। और ये जो मौलिक अधिकार हैं, इसमें नागरिकों को और अन्य व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, आर्थिक अधिकार प्राप्त है, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त है, इसके अलावा शिक्षा का भी अधिकार इसमें प्राप्त है, स्वतंत्रता का भी अधिकार प्राप्त है। स्वतंत्रता, समानता, ये तो सारी राजनीतिक अधिकार आ गए। तो भाग 3 है, इसमें नागरिकों को और व्यक्तियों को राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और जहां भी, जिस भी देश में या जिस भी राज्य में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार लोगों को प्राप्त होते हैं, तो वो राज्य कैसा होता है? वो राज्य उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य होता है। अर्थात व्यक्तियों के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार ही उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य की विशेषता है। तो इस तरह संविधान का जो भाग 3 है, ये भारत को उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य के रूप में स्थापित करता है। संविधान का भाग 3 भारत को उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य के रूप में स्थापित
करता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा भाग भारत को उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य के रूप में स्थापित करता है? तो भाग 3 है। इसके अलावा भारत का जो संविधान है इसमें अल्पसंख्यकों को भी अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की भी हम बात करेंगे तो यहाँ भी अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं। अन्य भी कई जगह प्रावधान हैं जहाँ अल्पसंख्यकों को अधिकार प्राप्त हैं। तो भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को भी अधिकार देता है। अब ये अल्पसंख्यक कौन है, इसकी ज्यादा तो चर्चा भारतीय संविधान में नहीं की गई है कि अल्पसंख्यक होंगे कौन, लेकिन 2 तरह के अल्पसंख्यक भारतीय संविधान में माने गए हैं। एक धर्म आधारित अल्पसंख्यक और दूसरा भाषा आधारित अल्पसंख्यक। जब हम संविधान के अनुच्छेद 30 को पढ़ेंगे, संविधान के अनुच्छेद 30 को पढ़ेंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि भारतीय संविधान में 2 ही तरह के अल्पसंख्यक बताए गए हैं। एक धर्म आधारित अल्पसंख्यक और साथियों दूसरा भाषा आधारित अल्पसंख्यक। इस तरह भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को अधिकार प्राप्त है। भाग 3 है, ये अल्पसंख्यकों को भी अधिकार देता है राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अलावा। तो इस तरह भाग 3 है, ये भारत को बहुसांस्कृतिक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भी स्थापित करता है। बहुसांस्कृतिक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भी स्थापित करता है। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है भाई, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को बहुसांस्कृतिक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करता है? तो कौन सा भाग हो जाएगा? भाग 3 हो जाएगा। कौन सा भाग हो जाएगा? भाग 3 हो जाएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएंगे, सीधे क्वेश्चन होंगे, लेकिन हमें दिक्कत यही आती है कि हम विषय वस्तु को अच्छे से पढ़ते नहीं है। जब विषय वस्तु को अच्छे से पढ़ते नहीं है तब हमें विषय वस्तु समझ में नहीं आती है, और विषय वस्तु जब समझ में नहीं आती है तो हमारे क्वेश्चन भी सही नहीं होते हैं। फिर हमें लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस था या पता नहीं कौन सी बुक से आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हम यदि अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें किसी विषय वस्तु को, तो फिर उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। विषय वस्तु को रटने के बजाय साथियों पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। पढ़ना नहीं, समझना जरूरी है। रटने के बजाय समझना जरूरी है। यदि विषय वस्तु को आप अच्छे से समझ गए, फिर उस विषय वस्तु से संबंधित कैसा भी प्रश्न क्यों ना बने, आपका सही ही होगा। ठीक है, तो मैं आपको प्रत्येक बात समझाते हुए चल रहा हूं, हर बात मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा कोई रहेगा नहीं, कोई भी मटेरियल ऐसा रहेगा नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब संविधान, जो भारत का संविधान है, ये संविधान इस बात पर भी बल देता है या इस बात पर भी सहमत है कि जो लोकतांत्रिक राज्य है, लोकतांत्रिक जो राज्य है, इसका संचालन, लोकतांत्रिक राज्य का संचालन किसके द्वारा होगा? संसदीय सरकार की संघीय संरचना के द्वारा। संसदीय सरकार की संघीय संरचना के द्वारा। अर्थात भारत में जो शासन प्रणाली अपनाई गई है वो कैसी है? संसदीय शासन प्रणाली है। और संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ उसमें संघीय सरकार के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं, जहां एक केंद्र हो, विभिन्न राज्य हो और राज्यों को स्वायत्तता हो। राज्यों को स्वायत्तता हो तो वो संघीय सरकार होती है, और जहां केंद्र हो, राज्यों को स्वायत्तता ना हो, तो उसको हम एकात्मक सरकार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एकात्मक सरकार कहते हैं। हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में संघात्मकता के भी लक्षण हैं और एकात्मकता के भी लक्षण हैं, दोनों ही तरह के लक्षण हैं। अर्थात भारतीय संविधान में संसदीय सरकार के साथ साथ उसमें संघीय शासन प्रणाली को भी मिला दिया गया।
अर्थात भारत का जो संविधान है वो एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघीय व्यवस्था वाला है। भारतीय संविधान में शासन प्रणाली जो अपनाई गई है वो एकात्मकता की ओर झुकाव वाली संघीय शासन प्रणाली है। तो संविधान इस बात पर भी बल देता है या इस बात से भी सहमत है कि लोकतांत्रिक जो राज्य है इसका संचालन संसदीय सरकार की संघीय संरचना के द्वारा किया जाएगा। और विश्व की हम बात करें तो विश्व में कनाडा ऐसा पहला देश है, विश्व में कनाडा ऐसा पहला देश है जहां के संविधान में संसदीय और संघीय प्रावधान एक साथ स्वीकार किए गए। संसदीय और संघीय प्रावधान है वो एक साथ स्वीकार किए गए हैं। देखो वैसे हम बात करें संघीय प्रावधानों की बात करें तो ये जो संघीय प्रावधान स्वीकार किए गए हैं इसका जो प्रथम संविधान है वो अमेरिका है, यानी संघीय सरकार को स्वीकार करने वाला प्रथम देश अमेरिका है, जहां 1787 में जो संविधान स्वीकार किया गया था उसमें संघीय प्रावधान स्वीकार किए गए थे। वहीं संसदीय शासन प्रणाली की हम बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो ब्रिटेन है। सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? ब्रिटेन है। और यहाँ एकात्मकता पाई जाती है, अर्थात पूरे जो शासन प्रणाली के समस्त जो कार्य किए जाते हैं वो केंद्र के द्वारा किए जाते हैं, राज्यों को किसी भी प्रकार की स्वायत्तता नहीं होती है। और यहाँ संघीय प्रावधान की बात करें तो यहाँ केंद्र व राज्यों की अपनी अलग अलग सत्ता होती है, केंद्र व राज्यों की अपनी अलग अलग सत्ता होती है, अपनी अपनी सरकार होती है, अपना न्यायालय होता है, अपना संविधान होता है। लेकिन जहां दोनों का मिक्सअप की हम बात करें तो कनाडा है जिसने इन दोनों का मिक्सअप स्वीकार कर लिया, यानी कुछ विशेषता संसदीय सरकार की और कुछ विशेषता संघीय सरकार की। तो विश्व में ऐसा पहला देश है कनाडा जिसने संघीय सरकार के साथ साथ संसदीय सरकार और संघीय सरकार का मिक्सअप यानी मिश्रण संविधान में अपनाया है। वहीं अफ्रीका और एशियन देशों की हम बात करें, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के देशों को सामान्यतः अफ्रीका एशियन देश कहा दिया जाता है। तो अफ्रीका एशियन देशों में हम बात करें साथियों तो अफ्रीकी एशियन देशों में भारत पहला देश है जहां संसदीय सरकार के साथ साथ संघीय सरकार को भी स्वीकार किया गया है, जहां संसदीय सरकार के साथ साथ संघीय संविधान को भी स्वीकार किया गया है। यानी भारत का जो संविधान है उसमें कुछ विशेषताएं संसद की हैं तो कुछ विशेषताएं संघ की भी हैं, यानी एकात्मकता की भी विशेषताएं हैं और संघात्मकता की भी विशेषताएं हैं। अभी संघात्मकता और एकात्मकता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं इन पे हम संविधान के साथ विशेष रूप से चर्चा कर लेते हैं, यहाँ मैं ज्यादा चर्चा अब नहीं करूंगा। तो यहाँ याद आपको ये रखना है कि जो लोकतांत्रिक राज्य है उसका संचालन भारत में कैसे होता है? संसदीय सरकार की संघीय संरचना के द्वारा होता है। भारत का जो संविधान है इस संविधान में शुरुआत से ही यानी 1950 से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया था। और जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्वीकार किया जाता है वो राज्य कैसा होता है? उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य, उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य। तो भारत के संविधान में जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्वीकार किया गया संविधान लागू होने से ही, तो ये भी भारत को कैसा राज्य बनाता है? उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य बनाता है। तो इस तरह भारत की पहली प्रकृति साथियों धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी कि भारत है वो लोकतांत्रिक राज्य कैसा है। और लोकतांत्रिक में भी कौन सा रूप है? उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य। प्रथम 4 दशकों की जो भारतीय व्यवस्था है
यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या संविधान लागू होने के बाद के जो प्रथम 4 दशक है, इस प्रथम 4 दशक की जो व्यवस्था थी, शासन की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इस व्यवस्था को रजनी कोठारे ने कांग्रेस व्यवस्था कहा है। सीधा क्वेश्चन बन सकता है, क्या कहा है साथियों? कांग्रेस व्यवस्था। यानी स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद प्रथम 4 दशक हम कह सकते हैं 1960 का दशक, 70 का दशक, 80 का दशक, 90 का दशक। ये जो दशक थे, इन दशकों की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को रजनी कोठारी ने क्या नाम दिया है साथियों? कांग्रेस की व्यवस्था नाम दिया है। साथियों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हो तो ठीक है, बाकी मैं यहाँ नोट्स आप बना लो, उस हिसाब से पूरी लाइन तो नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस नेट जेआरएफ के सिलेबस की बात करें या अन्य किसी भी सब्जेक्ट एग्जाम की हम बात कर लें, तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, विस्तृत सिलेबस है। और इस विस्तृत सिलेबस को हम लिख के पढ़ाएं, फिर मैं साथ साथ लिखाऊं तो समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ लिख पा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो सभी जो क्लासें होंगी उनकी पीडीएफ भी आपको ऐप पर दे दी जाएगी। पीडीएफ कोर्स के साथ प्रिंटेबल है, डाउनलोडेबल है, आप डाउनलोड कर लीजिए, आपके मोबाइल में सेव रहेगी, उसको बार बार रीड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट करवाना है तो आप प्रिंट करवा लीजिए, प्रिंट करवा के अपने पास रख लीजिए और पढ़िए उसको बार बार, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। और साथ ही इसमें जैसे वीडियो आपको ऑफलाइन देखना है, आपका जैसे वीडियो डाउनलोड का भी इसमें ऑप्शन है, आप ऐप पर वीडियो डाउनलोड कर लीजिए और बाद में जब भी जैसे आपके पास कहीं लाइब्रेरी वगैरह में चले गए आप, वहाँ आपको वाईफाई मिल गया, अच्छी स्पीड है, वहाँ वीडियो आपने डाउनलोड कर लिया, घर आके उसको देख लीजिए, तो इससे आपका नेट है वो भी सेव हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी है ऐप पर। रजनी कोठारी ने क्या कहा? प्रथम 4 दशकों की भारतीय अर्थव्यवस्था को या राजनीतिक व्यवस्था को कांग्रेस व्यवस्था। वहीं W.H. मॉरिस जोन्स की बात करें, W.H. मॉरिस जोन्स, और W.H. मॉरिस जोन्स ने साथियों ये जो प्रथम 4 दशक वाली व्यवस्था है, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संरक्षण वाले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संरक्षण वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संरक्षण वाली एक दलीय प्रभुत्व की व्यवस्था कहा है। एक दलीय प्रभुत्व की व्यवस्था कहा है। आई बात समझ में कि W.H. मॉरिस जोन्स ने प्रथम 4 दशक यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के जो प्रथम 4 दशक उसको क्या कहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संरक्षण वाली एक दलीय प्रभुत्व की व्यवस्था कहा है। अब साथियों इस लोकतांत्रिक राज्य की प्रकृति के संदर्भ में हम बात करें कि क्या स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद से वर्तमान तक ये लोकतांत्रिक राज्य की प्रकृति रही या इसमें कुछ फेर बदल आया, वो चीज़ हम बात करते हैं। देखो जो नेहरू का युग था, नेहरू का जो युग था, यानी नेहरू जिस समय प्रधानमंत्री रहे, 1946 में प्रधानमंत्री बन गए थे और 1946 में जो अंतरिम सरकार थी उसके प्रधानमंत्री बने थे, है ना। चुनाव तो 1951-52 में हुए थे पहली बार चुनाव, लेकिन उससे पहले जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें प्रधानमंत्री थे। तो 1946 से लेकर 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई थी, तब तक ये प्रधानमंत्री थे। तो ये जो नेहरू का युग था, इस नेहरू के युग में भारत में जो संघात्मक व्यवस्था थी वो गौण रही थी। भारत में जो संघात्मक व्यवस्था थी वो गौण रही थी। गौण इसलिए रही थी साथियों, अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, तो केंद्र से ही सारी योजनाएं लागू की जा रही थी। राज्यों को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कार्य हो रहा था। सारी पंचवर्षीय योजनाएं थी वो केंद्र स्तर पर बनकर आती थी, जिसके लिए जो संस्था थी वो था योजना विभाग। तो योजना विभाग भी केंद्र स्तर पर था।
योजना विभाग केंद्र स्तर पर था और केंद्र से ही सारी योजनाएं लागू की जाती थी। इस तरह नेहरू का जो युग था, इसमें भारत का जो संघात्मक व्यवस्था का जो दृष्टिकोण था ये गौण रहा था, क्योंकि इस समय प्रभुत्व जो था वो संसदीय प्रभुत्व था। प्रभुत्व किसका था? संसदीय प्रभुत्व था। लेकिन इतना होते हुए भी जो कांग्रेस थी, कांग्रेस यानी जो शासक दल था, कांग्रेस जो उस समय शासक दल था, इसका जो चरित्र था वो लोकतांत्रिक था। कांग्रेस का चरित्र कैसा था नेहरू के युग में? लोकतांत्रिक था साथियों। इसके बाद में नेहरू की मृत्यु के बाद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती है और इंदिरा गांधी के समय की हम बात करें साथियों, तो इंदिरा गांधी के समय जो शासक दल था कांग्रेस, इसका लोकतांत्रिक चरित्र था वो मुख्यतः आहत रहा था। यानी इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस का जो लोकतांत्रिक चरित्र था वो नहीं था। तो शासक दल अर्थात कांग्रेस का जो लोकतांत्रिक चरित्र था ये इंदिरा गांधी के समय मुख्यतः क्या रहा? आहत रहा, मुख्यतः आहत रहा। इंदिरा गांधी ने, जैसे कि आप जानते भी हैं सभी, आपातकाल लगाया था। उस समय तो लोकतंत्र था वो पूरी तरह से गायब हो गया था भारत की राजनीतिक व्यवस्था से। 1975 में आपातकाल लगाया और उसके बाद में 77 तक वो जारी रहा। तो उस समय तो भारत में पूरी तरह से लोकतंत्र गायब हो चुका था। जैसे ही 1977 में आपातकाल समाप्त होता है, आपातकाल समाप्त होता है, आपातकाल समाप्त होने के बाद में लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की जाती है, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की जाती है। और इस समय पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनती है जनता दल की। इस समय जनता दल की गैर कांग्रेसी सरकार बनती है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। और गैर कांग्रेसी सरकार बनती है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ये जो जनता दल की मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी, इस जनता दल की सरकार ने केंद्र और राज्यों में, जनता दल ने केंद्र में और अधिकतर राज्यों में, और अधिकतर राज्यों की बात करें तो इसमें विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्य थे, उत्तर भारत के राज्यों में संघात्मक व्यवस्था को लागू किया, संघात्मक व्यवस्था को लागू किया। और इस संघात्मक व्यवस्था के तहत, इस संघात्मक व्यवस्था के तहत जो राज्य सरकारें थी उन राज्य सरकारों को व्यापक स्वायत्तता प्रदान की, राज्य सरकारों को व्यापक स्वायत्तता प्रदान की। ठीक है साथियों, तो जैसे जनता दल की सरकार बनती है तो जनता दल के नेतृत्व में बनी सरकार ने केंद्र में और राज्यों में संघात्मक व्यवस्था को शुरू किया, जो इंदिरा गांधी के समय लुप्त हो चुका था। और राज्य सरकारों को व्यापक स्वायत्तता इस संघात्मक व्यवस्था के तहत दी गई। लेकिन हुआ क्या कि ये जो जनता दल थी इसमें आंतरिक संघर्ष पैदा हो गया। ये जो जनता दल थी, इस जनता दल में ही आंतरिक संघर्ष पैदा हो गया। और आंतरिक संघर्ष पैदा होने की वजह से इस दल में 3 शीर्ष उभर के सामने आते हैं, 3 शीर्ष उभर के सामने आते हैं या 3 नेतृत्व उभर के सामने आते हैं। एक था मोरारजी देसाई का शीर्ष, एक शीर्ष पर थे मोरारजी देसाई, दूसरे पर थे चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, और तीसरे शीर्ष पे जो थे साथियों वो थे जगजीवन राम।
जगजीवन राम। इन तीनों में आपस में आंतरिक संघर्ष पैदा हो गया। आंतरिक संघर्ष पैदा होने की वजह से जनता दल सरकार ज़्यादा चल नहीं पाई और मात्र 2.5 वर्ष में ही, लगभग 2.5 वर्ष में इसका क्या हो गया, ये सरकार गिर गई। मात्र 2.5 वर्ष में सरकार गिर गई, 1979 में सरकार गिर जाती है। इस तरह जनता दल मात्र 2.5 वर्ष रहती है, 1979 में सरकार गिर जाती है। फिर 1979 में चुनाव होते हैं लोकसभा के। 1979 में लोकसभा के चुनाव होते हैं और इस लोकसभा के जो चुनाव था, ये चुनाव कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़ा। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़ा था साथियों। और इस समय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक नारा दिया कि सरकार वो जो काम करे, और इस नारे का फायदा भी हुआ और अच्छे खासे मतों से, अच्छी खासी मतलब बहुमत से कांग्रेस सरकार है वो वापस में सत्ता में आ जाती है। तो इस समय कांग्रेस ने नारा दिया चुनाव के समय कि सरकार वह जो काम करे, सरकार वह जो काम करे। और विजय भी प्राप्त की इस चुनाव में सरकार ने, कांग्रेस ने, और एक भारी बहुमत से सरकार बन जाती है। तो इस तरह 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में 1984 में जो नए प्रधानमंत्री बनते हैं वो इंदिरा गांधी के पुत्र बनते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी, और राजीव गांधी ने राज्यों के संदर्भ में द्वैध की नीति अपनाई, अर्थात 2 तरह की नीति अपनाई। द्वैध की नीति अपनाई अर्थात 2 तरह की नीति राजीव गांधी ने अपनाई थी। अर्थात जो हिंदी भाषी राज्य थे, उत्तरी भारत के जो हिंदी भाषी राज्य थे, इस हिंदी भाषी राज्य में अधिकतर उत्तरी भारत के राज्य आएंगे, और साथ इसके जो निकटवर्ती क्षेत्र थे जैसे महाराष्ट्र हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, इनसे तो राजीव गांधी ने अपना व्यवहार बनाए रखा। इससे राजीव गांधी ने व्यवहार बनाए रखा, यानी हिंदी भाषी राज्यों से और उसके निकटवर्ती जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाले जो राज्य हैं, इनसे राजीव गांधी ने व्यवहार बनाए रखा। दूसरी जो नीति थी वो गैर जो कांग्रेसी राज्य थे या जो कांग्रेस विरोधी राज्य थे, यानी जो गैर कांग्रेसी राज्य थे जहां कांग्रेस को लेकर विरोध चल रहा था और विरोध के लिए विभिन्न प्रकार के विप्लव वगैरह चल रहे थे, आंदोलन वगैरह चल रहे थे, तो ऐसे राज्यों के लिए इन्होंने एक नई नीति अपनाई। ऐसे राज्यों के लिए इन्होंने एक नई नीति अपनाई, और ये जो नई नीति थी कि ऐसे जो विप्लवकारी जो राज्य थे जहां आंदोलन वगैरह चल रहे थे, वहां इन्होंने शांति समझौते किए। वहां इन्होंने क्या किए? शांति समझौते किए, अर्थात उन सरकारों के साथ शांति समझौते कर लिए ताकि स्थायित्व बना रहे। ताकि क्या बना रहे? स्थायित्व बना रहे। जैसे कुछ एग्जाम्पल की हम बात करें, उदाहरणों की हम बात करें, तो जो अकाली दल का नेता था हरचंद सिंह लोंगेवाला, इससे अकाली दल का नेता था हरचंद लोंगेवाला, हरचंद सिंह लोंगेवाला या हरचंद लोंगेवाला, एक तो इससे। दूसरा असम आंदोलन का नेता था प्रफुल्ला कुमार मेहता। असम आंदोलन का नेता था प्रफुल्ला कुमार मोहंता। इन दोनों से इन्होंने क्षेत्रीय शांति समझौता कर लिया, क्षेत्रीय शांति समझौता किया। राजीव गांधी ने एक तो जैसे अकाली दल का नेता हरचंद सिंह लोंगेवाला, दूसरा असम आंदोलन का नेता था प्रफुल्ला कुमार मोहंता के साथ तो क्षेत्रीय शांति समझौते किए।
इसी तरह विप्लवकारी या आंदोलनकारी जो मिजो नेशनल फ्रंट का नेता था, मिजो नेशनल फ्रंट का नेता था लाल दोंगा। फ्रंट का नेता लाल दोंगा। और एक आंदोलन और चल रहा था जो त्रिपुरा में चल रहा था, तो त्रिपुरा के नेशनल वॉलंटियर्स, त्रिपुरा के नेशनल वॉलंटियर्स, इनके साथ साथियों लाल दोंगा और ये जो वॉलंटियर्स थे त्रिपुरा के, इनके साथ इन्होंने शांति समझौता किया, शांति समझौता किया। तो इस तरह कांग्रेस इन्होंने, राजीव गांधी ने द्वैध नीति अपनाई। जो गैर कांग्रेसी राज्य थे उन गैर कांग्रेसी राज्यों के साथ तो शांति समझौते कर लिए, और जो कांग्रेसी राज्य थे उत्तरी भारत के, वहां इन्होंने अपना व्यवहार बनाए रखा था। अब इसके बाद की हम बात करें, इसके बाद 1989 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, यहाँ से भारत की जो व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था, इसमें एक तरीके से पूरी तरह से परिवर्तन आ गया। लोकसभा का चुनाव जब हुआ तो इस चुनाव में पहले एक गैर कांग्रेसी नेता थे वीपी सिंह, गैर कांग्रेसी नेता वीपी सिंह, इनके नेतृत्व में अल्पसंख्यक गठबंधन सरकार बनी, अल्पसंख्यक गठबंधन सरकार बनी। यानी यहां से गठबंधन सरकारों की शुरुआत हो जाती है। वीपी सिंह से शुरुआत हो जाती है किसकी? गठबंधन सरकारों की। और अब वो पहली वाली बात नहीं रही थी, अब पहली वाली बात नहीं रही थी, राज्यों में कोई एक सरकार नहीं थी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें बन रही थी या फिर गठबंधन की सरकारें बन रही थी। केंद्र में भी सामान्यतः ऐसा ही था कि गठबंधन की सरकारें बन रही थी। तो इस तरह ये लोकतांत्रिक राज्य का चरण रहा। इसके बाद में फिर 1991 में तो आर्थिक उदारीकरण की नीति आ जाती है। तो यहाँ से फिर उदारीकरण वैश्वीकरण का युग शुरू हो जाता है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का युग शुरू हो जाता है 1991 के बाद से। तो ये लोकतांत्रिक राज्य के रूप में भारत की प्रकृति की बात हो गई साथियों। अब हमने दूसरी जो प्रकृति ली थी वो कल्याणकारी राज्य के रूप में। दूसरी प्रकृति हमने किस रूप में ली थी साथियों? कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत की प्रकृति, कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत की प्रकृति। साथियों संविधान का जो भाग 4 है, संविधान का भाग 4, और संविधान के भाग 4 में जो उल्लेख किया गया है वो नीति निर्देशक तत्वों का किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों का किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर साथियों अनुच्छेद 51 तक संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और ये जो संविधान का भाग 4 है, ये भारत की स्थापना या भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी बनाता है? कल्याणकारी व समाजवादी, कल्याणकारी व समाजवादी। अभी भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों की तो चर्चा हम जब संविधान पढ़ेंगे तो प्रत्येक 36 से लेकर 51 तक के जो जितने भी अनुच्छेद है सब पे विस्तार से बात करेंगे। तो इस तरह दो बातें समझ में आई होंगी आपको। तो भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार है, ये तो भारत को लोकतांत्रिक या उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य के रूप में स्थापित करता है। और भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, ये भारत को कल्याणकारी व समाजवादी राज्य के रूप में स्थापित साथियों करता है। लेकिन जैसे ही 1991 में, लेकिन जैसे ही 1991 में
नव उदारवादी आर्थिक नीति के दबाव में भारत ने, नव उदारवादी आर्थिक नीति के दबाव में भारत ने उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण स्वीकार कर लिया। भारत ने उदारीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी, और वैश्वीकरण स्वीकार जैसे ही भारत ने किया तो भारत की जो कल्याणकारी और समाजवादी राज्य की प्रकृति थी ये काफी पीछे छूट गई। समाजवादी और कल्याणकारी राज्य के रूप में जो भारत की प्रकृति थी, या जो भारत के संविधान में कल्याणकारी और समाजवादी राज्य का जो विचार था, ये काफी पीछे छूट गया। यानी इस नीति के बाद में अब कल्याणकारी और समाजवाद की वो बातें नहीं रही जो बातें भारत के संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व घोषित करते हैं, वो चीजें अब नहीं रही हैं 1991 के बाद। फिर भी भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए अनेक कार्यक्रमों का संचालन हो रहा है। तो कल्याणकारी राज्य के रूप में, कल्याणकारी राज्य के रूप में संचालित कार्यक्रम, तो अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है भारत में, जो भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में घोषित करते हैं। कार्यक्रम और साथियों, कल्याणकारी का मतलब क्या होता है? कार्यक्रमों से पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा कल्याणकारी राज्य की हम बात कर लें। तो साथियों, कल्याणकारी राज्य का मतलब ये है कि समाज के जो पिछड़े व्यक्ति है, समाज के जो कमजोर व्यक्ति हैं, समाज में जो असहाय व्यक्ति हैं, समाज में स्त्रियां, बच्चे, बुजुर्ग, स्त्रियां, बच्चे, बुजुर्ग आदि जो हैं, इनके लिए विशेष सहायता का प्रावधान करना, राज्य के द्वारा इनके लिए विशेष सहायता का प्रावधान किया जाता है। तो वो कैसा राज्य होता है? कल्याणकारी राज्य होता है। तो इनके संबंध में जितनी भी योजनाएं हैं, वो सारी की सारी योजनाएं भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। तो कुछ जैसे कार्यक्रमों की बात करें जो कल्याणकारी राज्य के रूप में चलाए गए हैं, जैसे मनरेगा, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, प्रत्येक भारतीय को शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 कैग के तहत, अनुच्छेद 21 कैग के तहत तो शिक्षा का अधिकार हो गया। भोजन का अधिकार, भोजन का अधिकार, और इस भोजन के अधिकार की पूर्ति के लिए जैसे कि स्कूलों में मिड डे मील योजना चलती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जिसमें प्रत्येक गरीब को एक कम रेट पर 2 या 3 रुपए किलो गेहूं वगैरह, चावल वगैरह प्रदान किए जाते हैं, जिसको पीडीएस के नाम से जानते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, है ना। जाते हो ना आप महीने के महीने राशन कार्ड लेकर गेहूं लाने के लिए, तो वो जो चीज़ें हैं वो भोजन के अधिकार के अंतर्गत आती है। मिड डे मील योजना वगैरह ये सब किसके अंतर्गत आती है? भोजन के अधिकार को लेकर आती हैं। जैसे वनाधिकार अधिनियम, जैसे कि भूमि सुधार अधिनियम, ये कुछ ऐसे अधिनियम हैं जो भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बनाए गए, या ये ऐसे कुछ कार्यक्रम हैं जो भारत को कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। लेकिन साथियों, एक विदुषी है नीता रुद्र। नीता रुद्र ने 2007 में समूह का विश्लेषण किया था, समूह का विश्लेषण किया था,
और नीता रुद्र ने ये जो समूह का विश्लेषण किया, इस समूह के विश्लेषण में ये निष्कर्ष निकला, इस समूह के विश्लेषण जो नीता रुद्र के द्वारा 2007 में किया गया था, इसमें ये विश्लेषण निकलकर या निष्कर्ष निकलकर आता है कि विकसित देशों में जो कल्याणकारी व्यय किया जाता है, यानी कल्याणकारी कार्यक्रमों पर जो व्यय किया जाता है, विकसित देशों में कल्याणकारी व्यय, ये जो कल्याणकारी व्यय है ये गरीब लोगों को फायदा पहुंचाने के बजाय या समाज के जो पिछड़े व्यक्ति हैं उनको फायदा पहुंचाने के बजाय ये बाजारीकृत विकास को बढ़ावा देता है, बाजारीकृत विकास को बढ़ावा देता है। साथ ही ये कुछ चुने हुए व्यक्तियों को बाजार की लहर से बचाता है, कुछ चुने हुए व्यक्तियों को बाजार की लहर से बचाता है। क्लियर बात साथियों? यानी नीता रुद्र का जो समूह का विश्लेषण है, इसका निष्कर्ष ये निकल कर आया कि ये जो कम विकसित देश हैं, इन कम विकसित देशों में नहीं साथियों, कम विकसित देशों, जो कम विकसित देश हैं, इनमें जो भी कल्याणकारी व्यय किया जाता है ये या तो बाजारीकृत विकास को बढ़ावा देता है या फिर कुछ चुने हुए व्यक्तियों को बाजार की लहर से बचाता है। बाजार की लहर से बचाता है, इसका मतलब ये है कि बाजार में जो उतार चढ़ाव आते हैं उन उतार चढ़ावों से बचाता है। ये जो नीता रुद्र है, इन्होंने 3 तरह के कल्याणकारी राज्य बताए हैं या कल्याणकारी राज्यों की 3 श्रेणियां बताई हैं। कल्याणकारी राज्यों की 3 श्रेणियां बताई हैं। किसने साथियों? नीता रुद्र। किसने बताई है साथियों? नीता रुद्र ने बताई है। पहली जो श्रेणी बताई है इन्होंने, वो बताई है प्रथम श्रेणी उत्पादक कल्याणकारी राज्य। प्रथम श्रेणी, और प्रथम श्रेणी है वो है उत्पादक कल्याणकारी राज्य। प्रथम श्रेणी कौन सी है साथियों? उत्पादक कल्याणकारी राज्य है। और नीता रुद्र ने बताया कि ये जो पहली श्रेणी है, इस पहली श्रेणी में जो अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आती है। इसके अंतर्गत कौन सी अर्थव्यवस्थाएं आती हैं? अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाएं इसमें आती हैं। जैसे उदाहरणों की हम बात करें, जैसे जापान हुआ, कोरिया हुआ, थाईलैंड वगैरह हुआ आदि। तो प्रथम श्रेणी उत्पादक कल्याणकारी राज्य, और ये श्रेणी में अधिक विकसित जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आती हैं। उदाहरण जापान, कोरिया, थाईलैंड आदि। और यहाँ यानी प्रथम श्रेणी के जो कल्याणकारी राज्य हैं अर्थात उत्पादक कल्याणकारी राज्य हैं, यहाँ निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाता है। निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ किस पर मुख्यतः बल होता है साथियों? यहाँ निर्यात आधारित विकास पर बल इसमें दिया जाता है। तो नीता रुद्र ने पहली श्रेणी बता दी, उत्पादक कल्याणकारी राज्य। दूसरी श्रेणी जो नीता रुद्र ने कल्याणकारी राज्यों की बताई है साथियों, वो है संरक्षक कल्याणकारी राज्य। दूसरी श्रेणी, और दूसरी श्रेणी बताई है संरक्षक कल्याणकारी राज्य। और इससे संरक्षक कल्याणकारी राज्य की बात करें तो ऐसे जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, इन अर्थव्यवस्थाओं में विविधताएं पाई जाती हैं। ऐसी जो अर्थव्यवस्थाएं जहां विविधता पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है। तो वहां सामान्यतः संरक्षण कल्याणकारी राज्य होता है। ये जो विविधताएं पाई जाती हैं ये राष्ट्रीय स्तर पर पाई जाती हैं।
ये राज्य स्तर पर भी पाई जाती है और राज्यों के अंदर भी पाई जाती है, राज्यों के अंदर भी पाई जाती है। यह विविधता क्षेत्र को लेकर हो सकती है, यह विविधता संस्कृति को लेकर हो सकती है, संस्कृति को लेकर हो सकती है, सांस्कृतिक विविधताएं हो सकती हैं, यह धर्म संबंधी विविधता हो सकती है, ये जाति संबंधी विविधता हो सकती है, ये विविधता आर्थिक आधार पर भी हो सकती है, कमजोर और शक्तिशाली व्यक्ति, तो कई आधारों पर यह विविधता पाई जाती है। और विविधता राष्ट्रीय स्तर पर भी पाई जाती है, राज्य स्तर पर भी पाई जाती है और राज्य के अंतर्गत भी पाई जाती है। उदाहरण की बात करें जैसे कि भारत, अब भारत में हम देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जब हम चलेंगे, भारत में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम चलेंगे तो अनेक विविधताएं आपको मिलेंगी। संस्कृति के आधार पर मिलेंगी, खान पान के आधार पर मिल सकती हैं, वेशभूषा के आधार पर मिल सकती हैं, जातीयता के आधार पर मिल सकती हैं, नस्ल के आधार पर मिल सकती हैं, भाषा के आधार पर मिल सकती हैं, क्षेत्रीयता के आधार पर मिल सकती हैं, धर्म के आधार पर मिल सकती हैं, विकास के आधार पर मिल सकती हैं, यानी अनेक आधार हैं विविधता के भी। तो ऐसे राज्यों में जो बल दिया जाता है कल्याणकारी, ऐसे जो कल्याणकारी राज्य हैं उसमें संरक्षण पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? संरक्षण पर, अर्थात जो पिछड़े हैं, जिनका शोषण हुआ है, अर्थात जो शोषित हैं, जो कमजोर हैं, जो असहाय हैं। लिंग के आधार पर भी शोषण होता है, तो जो स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, यानी जितने भी शोषित हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनके संरक्षण पर बल इसमें दिया जाता है, अर्थात उनके लिए विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, विशेष सहायताएं या विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, इनके लिए विशेष योजनाएं चलाई जाती हैं। तो ये संरक्षक कल्याणकारी राज्य दूसरी श्रेणी हो गई। और नीता रुद्र ने तीसरी जो कल्याणकारी राज्य की श्रेणी बताई है वो बताई है मिश्रित श्रेणी, तीसरी श्रेणी, और तीसरी श्रेणी मिश्रित श्रेणी बताई है। और इस श्रेणी में मिश्रित कल्याणकारी राज्य भी बोल सकते हैं हम इसको, मिश्रित कल्याणकारी राज्य, इसमें प्रथम और द्वितीय दोनों श्रेणियों की विशेषताएं होती हैं, इसमें प्रथम और द्वितीय दोनों की विशेषताएं शामिल होती हैं। साथियों एक और विद्वान है अतुल कोहली, अतुल कोहली 2012 में इन्होंने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि 1991 के बाद भारत में जीडीपी में तो वृद्धि हुई है, सकल घरेलू उत्पाद में तो वृद्धि हुई है, लेकिन इस वृद्धि के साथ साथ आर्थिक एवं क्षेत्रीय विषमता भी बढ़ी है, आर्थिक व क्षेत्रीय विषमता भी बढ़ी है। तो अतुल कोहली ने क्या लिखा है साथियों? अतुल कोहली ने लिखा है कि 1991 के बाद भारत में जीडीपी में तो वृद्धि हुई है, लेकिन साथ ही आर्थिक और क्षेत्रीय विषमता भी बढ़ी है। और ये जो आर्थिक और क्षेत्रीय विषमता बढ़ी है, इस आर्थिक और क्षेत्रीय विषमता को, इस आर्थिक व क्षेत्रीय विषमता को अतुल कोहली ने 3 राजनीतिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया है, 3 राजनीतिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया है। तो साथियों जो क्षेत्रीय और आर्थिक विषमताएं बढ़ी हैं, इनको अतुल कोहली ने 3 राजनीतिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया है। और ये जो 3 राजनीतिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति बताई, वो बताई, जैसे पहली बताई नववंशानुगत, जैसे इसके उदाहरण दिए, जैसे बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, जैसे बिहार हुआ,
उत्तर प्रदेश हुआ। दूसरा रूप इन्होंने बताया है सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र के उदाहरण जैसे केरल हुआ, पश्चिमी बंगाल हुआ आदि उदाहरण दिए हैं। तीसरी जो प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति इन्होंने बताई है वो बताई है विकासात्मक लोकतंत्र। विकासात्मक लोकतंत्र, विकासात्मक लोकतंत्र जैसे साथियों गुजरात हुआ, कर्नाटक हुआ, जैसे कि गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा आदि। पंजाब, हरियाणा आदि। इट इज, ये अतुल कोहली ने 3 तरह की राजनीतिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्तियां बताई हैं। नववंशानुगत जैसे बिहार यूपी, सामाजिक लोकतंत्र जैसे केरल पश्चिमी बंगाल, विकासात्मक लोकतंत्र जैसे गुजरात हुआ, कर्नाटक हुआ, पंजाब आदि है। ये भारतीय राज्य की दूसरी प्रकृति हो गई साथियों, कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत की प्रकृति। अब हम भारतीय राज्य की तीसरी प्रकृति की ओर चलते हैं। और साथियों तीसरी भारतीय राज्य की प्रकृति है वो है विकासात्मक राज्य के रूप में भारत की प्रकृति। विकासात्मक राज्य के रूप में भारत की प्रकृति। विकासात्मक राज्य के रूप में भारत की प्रकृति। स्वतंत्रता के पश्चात एक लक्ष्य जरूर था भारत का, भाई नीति अर्थव्यवस्था के नीति प्रतिमानों को लेकर काफी कुछ वाद विवाद रहा, परिवर्तन भी देखने को भारतीय अर्थव्यवस्था में मिले, लेकिन विकास का लक्ष्य स्वतंत्रता के बाद से अब तक जरूर रहा है। यानी एक बात पर तो सहमति है और वो बात है विकास। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद से लेकर वर्तमान तक भारतीय राजनीति में विकास की जो रणनीति अपनाई गई है, उस विकास की रणनीति को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। तो उस विकास की रणनीति को कितने चरणों में बांट सकते हैं? 3 चरणों में। तो स्वतंत्रता के बाद जो विकास रणनीति अपनाई गई है भारतीय राजनीतिज्ञों के द्वारा, उस विकास की रणनीति को या राजनीति को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं और 3 चरणों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे साथियों। पहला जो चरण है यह है भारतीय राज्यकृत नीति शासन का चरण। भारतीय राज्यकृत नीति शासन का चरण। और इस चरण में सबसे ज्यादा जो बल था वो सार्वजनिक क्षेत्र पर था। सबसे ज्यादा बल किस पर था इस चरण में? सार्वजनिक क्षेत्र पर। दूसरा चरण ये 1970 के बाद शुरू होता है। 1970 के बाद भारतीय लोकवाद का चरण। भारतीय लोकवाद का चरण जिसमें सत्तावाद की झलक है। जिसमें सत्तावाद की झलक है। 1970 के बाद भारतीय लोकवाद जिसमें सत्तावाद की झलक है। यानी 1970 के बाद क्या होता है कि जिस भी दल की सरकार थी उसी दल ने अपना प्रभुत्व जमाया। यानी जिस दल की सरकार थी अर्थात कांग्रेस ने कांग्रेस का प्रभुत्व दिखाया, फिर जनता दल की सरकार बनी उसने प्रभुत्व दिखाया, कांग्रेस आई तो कांग्रेस ने गैर कांग्रेसी राज्यों के साथ गलत व्यवहार किया, जनता दल आ गई तो उसने कांग्रेसी सरकार वाले जो राज्य थे उनके साथ गलत व्यवहार किया, सरकारें बदल दी गई। तो ऐसा कुछ देखने को मिला था। सरकारें परिवर्तित होती हैं, को कांग्रेस आई तो जितने गैर कांग्रेसी राज्य थे वहाँ की सरकार को बदल दिया, जनता दल आई तो जहाँ कांग्रेसी सरकार थी उसको बदल दिया। तो ऐसे काम इसमें देखने को मिले थे। फिर उसके बाद में तीसरा जो चरण शुरू हुआ वो नव उदारवादी चरण के रूप में शुरू होता है।
नव उदारवादी आर्थिक सुधारों का चरण। नव उदारवादी आर्थिक सुधारों का चरण। इस तरह 3 चरण थे साथियों। यानी भारत के विकासात्मक राज्य के रूप में या विकास की जो रणनीति या राजनीति अपनाई गई उसको हम 3 चरणों में बांट सकते हैं और 3 चरणों में बांटकर उसका अध्ययन कर सकते हैं साथियों। पहले चरण को ले लेते हैं। पहला चरण, और पहला चरण कौन सा है? पहला चरण है साथियों भारतीय राज्यकृत, भारतीय राज्यकृत नीति शासन प्रणाली। नीति शासन प्रणाली अर्थात इसमें सारी की सारी नीतियां किसके आधार पर बनी है? राज्यकृत, यानी राज्य के द्वारा बनाई गई है। जब भारत आजाद हुआ, भाई भारत जब आजाद हो गया यानी भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने जो लक्ष्य था वो था एक तो तीव्र विकास का, दूसरा औद्योगिक विकास का, यानी भारत का औद्योगिकीकरण किया जाए। एक तो लक्ष्य था कि भारत का भाई औद्योगिकीकरण किया जाए। दूसरा लक्ष्य था कि भारत की तीव्र विकास की आकांक्षाओं की पूर्ति हो, तीव्र विकास हो भारत का। और औद्योगिकीकरण और तीव्र विकास की आकांक्षाएं जो आशाएं थी उनकी पूर्ति के लिए स्वतंत्रता के बाद या आज़ादी मिलने के बाद में सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया वो सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया और मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया। यानी भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सर्वाधिक बल सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी कार्य करेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं स्वीकार की गई। पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। अर्थात ये जो पहला चरण था भारतीय राज्यकृत नीति शासन प्रणाली यानी विकासात्मक रणनीति का जो पहला चरण था, इस विकासात्मक रणनीति के प्रथम चरण में जो प्रभुत्व था वो एक तो योजनाओं का था। प्रभुत्व किसका था? योजना का था। यानी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कार्य हो रहा है, प्रत्येक कार्य एक योजना के माध्यम से हो रहा है। तो योजना का प्रभुत्व था और दूसरा जो प्रभुत्व था वो राज्य के हस्तक्षेप का प्रभुत्व था। यानी सार्वजनिक क्षेत्र था, प्रत्येक कार्य या अधिकतर कार्य राज्य के द्वारा किए जा रहे थे, तो राज्य का हस्तक्षेप इस समय ज्यादा था। पंचवर्षीय योजनाएं स्वीकार की गई और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी साथियों, इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस बात पर बल दिया गया कि प्रति व्यक्ति जो आय है वो दुगनी हो, प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो, इस बात पर बल दिया। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी ये प्रथम पंचवर्षीय योजना से ज्यादा महत्वपूर्ण थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ये पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण थी, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण थी। और इसका जो लक्ष्य रखा गया वो लक्ष्य रखा गया कि भारत को समाजवादी राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। तो इसका लक्ष्य क्या था? भारत को समाजवादी राज्य के रूप में स्थापित करना इसका लक्ष्य रखा गया था। और समाजवादी राज्य की स्थापना के लिए कांग्रेस का एक सत्र हुआ, अवाड़ी सत्र 1955 में। कांग्रेस का अवाड़ी सत्र होता है 1955 में। और इस 1955 के सत्र में कांग्रेस का जो प्रमुख लक्ष्य रखा गया था वो समाजवादी रखा गया था। नेहरू ने ये जो कांग्रेस का अवाड़ी सत्र हुआ, इस सत्र में जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भारत का समाजवादी राज्य के रूप में स्थापित करना, भारत को समाजवादी
राज्य के रूप में स्थापित करना ये लक्ष्य रखा। तो इस तरह ये प्रथम चरण हो गया, जिसमें मुख्यतः जो बल दिया जा रहा है वो समाजवाद की स्थापना के रूप में बल दिया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र को ज्यादा महत्व इसमें दिया गया था। अब इसके बाद नेहरू के बाद में इंदिरा गांधी का युग आता है और लगभग 1970 से एक नए युग की शुरुआत होती है, यानी दूसरा चरण शुरू हो जाता है 1970 के बाद। तो 1970 के बाद या 1970 के अंत में भारतीय सत्तावादी आभा का चरण, सत्तावादी आभा का चरण, जिसका मुख्य उद्देश्य था राज्य को पूर्ण गरीबी से लड़ने हेतु बनाना। इस द्वितीय चरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत राज्य को पूर्ण गरीबी से लड़ने के योग्य बनाना, ये इस चरण का मुख्य लक्ष्य रखा गया था। साथियों, होता क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, फिर उसके बाद में तृतीय पंचवर्षीय योजना आई, और तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद में, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 थी, दूसरी 1956 से लेकर 1961 थी, तृतीय 1961 से लेकर 1966 थी। तो तीन पंचवर्षीय योजना तो ठीक ठाक चली, जिसमें राज्य समाजवादी राज्य का था, सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने का था, विकास को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना था, औद्योगिकीकरण करना था भारत का, ये लक्ष्य रखे गए। लेकिन इसके बाद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो पाई, अर्थात पंचवर्षीय योजनाओं के संचालन में बाधा पैदा हो गई। पंचवर्षीय योजनाओं में बाधा पैदा हो गई और 1966 से लेकर 1967 तक 1969 तक एक वर्षीय 3 योजनाएं अपनाई गई। एक वर्षीय 3 अस्थायी योजनाएं चलाई गई और इसको योजना अवकाश काल के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है साथियों? योजना अवकाश काल के नाम से जाना जाता है, यानी 1966 से लेकर 1969 का समय, जिसमें एक वर्ष की 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी और ये अस्थायी योजनाएं थी। इसके बाद में साथियों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना शुरू की जाती है। इसके बाद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना शुरू की जाती है, जो 1969 से लेकर 1974 के लिए थे, और ये महत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ शुरू की जाती है। महत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ ये शुरू की जाती है और इसमें सर्वाधिक जो बल दिया जाता है वो गरीबी को समाप्त करने पर बल दिया जाता है। 1971 में भारत में मध्यावधि चुनाव होते हैं, ये मध्यकालिक चुनाव होते हैं, मध्यकालिक चुनाव होते हैं। तो ये जो मध्यकालिक चुनाव हुए 1971 में, इस 1971 के चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व इंदिरा गांधी के हाथ में था और इंदिरा गांधी ने इस समय नारा दिया था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने इस समय क्या नारा दिया था? गरीबी हटाओ। और गरीबी हटाओ का नारा दिया। मध्यकालिक चुनाव में इंदिरा गांधी ने विजय भी प्राप्त की। तो इस तरह ये जो द्वितीय काल था, इसमें एक तो भारतीय सत्तावाद की झलक देखने को मिलती है। पहले इंदिरा गांधी ने अपने सत्तावाद की झलक दिखाई, उसके बाद जनता दल बनी, उसने अपने सत्तावाद को दिखाया। साथ ही इसमें जो प्रमुख रूप पे बल दिया गया वो गरीबी हटाने पर बल दिया गया, भारत को गरीबी से लड़ने योग्य बनाने पर बल दिया गया था साथियों। अब हम तृतीय चरण की ओर चलते हैं और तृतीय चरण है वो है नव आर्थिक सुधारों का चरण। नव आर्थिक सुधारों का चरण होता क्या है साथियों?
1991 में भारत के पास सामने आर्थिक संकट पैदा हो जाता है और उस आर्थिक संकट के निपटने के लिए भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था अभी तक चल रही थी, उसमें परिवर्तन किया, उसमें सुधार किया। और इस परिवर्तन और सुधार की वजह से ही एक नई अर्थव्यवस्था या एक नए दौर का एक नया दौर भारत में शुरू हो जाता है, जिसको नव उदारवादी आर्थिक सुधारों के नाम से जाना जाता है, या नव उदारवादी दौर के नाम से जिसको जाना जाता है। यानी भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में जो 1990 और 91 की जो विशेषताएं हैं, ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिन्होंने भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को एक तरीके से पूरी तरह से बदल दिया। साथियों, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की अल्पमत सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, अल्पमत सरकार बनती है। और ये पीवी नरसिम्हा राव तो प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के समय जो वित्त मंत्री बने वो मनमोहन सिंह बने, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह बने। और इस समय भारत के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया। आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री आईएमएफ के पास जाते हैं। आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाते हैं कर्जा लेने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के पास जाते हैं कर्जा लेने के लिए। आईएमएफ मना कर देता है और कहता है कर्जा तो दे दूंगा लेकिन कुछ शर्तें माननी होंगी। शर्त ये है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है, इसको खोलना होगा, यानी इसमें विदेशी निवेश की अनुमति देनी होगी, इसमें निजीकरण की अनुमति देनी होगी, इसको पूरे विश्व के साथ जोड़ना होगा, बाजार अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना होगा और रुपये का अवमूल्यन करना होगा, रुपये की कीमत घटानी होगी। ये शर्तें मंजूर है तो मैं कर्जा दे दूंगा। भाई कर्जा, ये शर्तें इन्होंने स्वीकार कर ली तो आईएमएफ से भारत को ऋण मिल गया उस समय और भारत ने रुपये का अवमूल्यन किया। भारत ने रुपये का अवमूल्यन किया अर्थात रुपये का मूल्य घटाया, रुपये का मूल्य घटाया और साथ ही साथ उदारीकरण, वैश्विक निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति स्वीकार की। निजीकरण व वैश्वीकरण अर्थात एलपीजी, की नई आर्थिक नीति स्वीकार कर ली। और यहाँ से अर्थात 1991 के बाद से भारत में नव उदारवाद का दौर शुरू हो जाता है। नव उदारवाद का दौर शुरू हो जाता है जिसको नव आर्थिक नीति के नाम से भी जानते हैं, जिसको नव आर्थिक नीति के नाम से भी जानते हैं साथियों। नव आर्थिक नीति पर हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हमने भारत की प्रकृति पर चर्चा की या भारतीय राज्य की प्रकृति पर चर्चा की, भारतीय राज्य की प्रकृति पर चर्चा की। और भारतीय राज्य की प्रकृति तीन तरह की है। लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत की प्रकृति, लोकतांत्रिक या लोकतंत्र राज्य के रूप में प्रकृति, कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रकृति और विकासात्मक राज्य के रूप में प्रकृति। तीनों को हमने विस्तार से समझा साथियों। आशा और उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी नहीं समझ में आती है तो आपके पास ऐप पर चैट का ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ आप अपनी चैट में अपनी समस्या डाल दीजिए। शनिवार को जो हमारी डाउट सॉल्व क्लास रहेगी वहाँ उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बिंदु के साथ। धन्यवाद साथियों।